मैंने गांधी को क्यों मारा। शीर्षक 5 का दूसरा भाग। गांधी की नीतियों की खुली पोल। 63 दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी के पहले 5 वर्षों में भारतीय राजनीति में सर्वोच्च नेतृत्व प्राप्त करने के उनके मिशन के लिए बहुत गुंजाइश नहीं थी। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और श्रीजी के गोखले व अन्य वरिष्ठ नेता जीवित थे और चाहे वे अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित थे, लेकिन व्यक्तित्व की उग्रता और अनुभव की बात कहें तो वे अभी भी बाकी दिग्गजों के समक्ष नौसिखिए ही थे। लेकिन 5 साल की अवधि में निष्ठुर भाग्य ने उन सभी दिग्गजों को जीवन से हटा दिया और अगस्त 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के साथ गांधी जी नेताओं की पहली पंक्ति में आ गए। 64 गांधी जी ने महसूस किया कि फूट डालो और राज करो की नीति के साथ विदेशी शासकों ने मुसलमानों की देशभक्ति को भ्रष्ट कर दिया है। इसी कारण स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली एकजुट सेना का नेतृत्व करने के न्यूनतम अवसर हैं, और जब तक कि सभी संप्रदाय और लोगों में मातृभूमि के प्रति सहानुभूति और सच्ची भक्ति और प्रेम उत्पन्न नहीं हो जाता, तब तक आजादी पाने के अवसर छूटते रहेंगे। इसी कारण उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को अपनी नीति का आधार बनाया। गांधी जी की इस रणनीति के जवाब में अंग्रेजों ने मुसलमानों को उदार और असाधारण वादे करके गुमराह करने की कोशिश जारी रखी और मुसलमान समुदाय को सौहार्दपूर्ण तरीके से फूट डालो और राज करो नीति से जीतने की कोशिश की। गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की नीति गलत नहीं थी अगर वह स्थिर और एक सुसंगत तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई होती, लेकिन गांधी जी पूरी तरह से भूल गए कि वह सुसंगत तरीका आजादी के अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू है और उसका परिणाम विभाजन हम सभी के समक्ष है। 65 हमारे ब्रिटिश शासक भारतीय संसाधनों के माध्यम से मुसलमानों और विभिन्न विभाजित समुदायों को रियायतें और समर्थन देने में सक्षम थे। 1919 तक गांधी जी मुसलमानों का विश्वास पाने के लिए बेचैन हो उठे और उन्हें जीतने के लिए एक असंगत वादे से दूसरे वादे करते चले गए। एक तरह से उन्होंने मुसलमानों को हस्ताक्षर किया हुआ खाली चेक दे दिया। उन्होंने इस देश में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इस नीति में वे राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। एक समय ऐसा भी आया जब गांधी जी जीतते हुए नजर आए और देश भर के प्रमुख मुस्लिम नेता उनके अनुयायी बन गए। 1920 से 21 में जिन्ना कहीं नहीं थे और दोनों अली भाई मुस्लिम नेता बन चुके थे। गांधी जी ने उनका स्वागत वचन पूर्ति के रूप में मानते हुए किया। उन्होंने अली भाइयों की अगाध प्रशंसा करते हुए और अनंत रियायतें देते हुए उन्हें 7वें आसमान पर बिठा दिया, किंतु वे जो चाहते थे कभी नहीं हुआ। मुसलमानों ने खिलाफत समिति का अलग नेतृत्व किया, एक अलग राजनीतिक धार्मिक संगठन के रूप में, और हर समय यह कांग्रेस से अलग इकाई के रूप में बना रहा। बहुत जल्द ही मोपला विद्रोह ने सबूत दिया कि जिस राष्ट्रीय एकता की कल्पना गांधी जी ने की थी, उसका पता मुसलमानों को था ही नहीं और उन्होंने भाग्य आजमाते हुए जुआ खेला था। और इसके बाद, जैसा कि ऐसे मामलों में आमतौर पर होता है, बड़े पैमाने पर हिंदुओं का वध, कई जबरन धर्मांतरण, बलात्कार और आगजनी की अनेक घटनाएं हुई और ऐसा करने के लिए कई मुसलमान उकसाए भी गए। मोपला विद्रोह से पूरी तरह से अचल ब्रिटिश सरकार ने कुछ महीनों में इस विद्रोह को दबा दिया और गांधी जी को मानो उनकी हिंदू मुस्लिम एकता का असल दृश्य दिखा दिया। खिलाफत आंदोलन विफल हो गया था और गांधी जी निराश थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद अधिक मजबूत हुआ। मुसलमान अधिक कट्टर हो गए और इसका परिणाम हिंदुओं को भुगतना पड़ा। ब्रिटिश शासकों की चालों से बेखबर गांधी जी अपनी हिंदू मुस्लिम एकता के भाव को खोजने के लिए और अधिक हठी हो गए। 1919 के अधिनियम के लिए धन्यवाद। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार हुआ और न केवल विधायिका और स्थानीय संस्थाओं में, बल्कि मंत्रिमंडल में भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जारी रहा। सांप्रदायिक आधारों के अनुसार सेवा क्षेत्रों का वितरण आरंभ हुआ और मुसलमानों ने हमारे ब्रिटिश शिक्षकों की ओर से सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया, योग्यता के कारण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई और इस्लाम के अनुयायी होने के कारण।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर मुसलमानों को सरकारी समर्थन राज्य नीति के पूरे ढांचे का अंग बन गया और महात्मा के निरर्थक नारे मुस्लिम मानसिकता के इस गहरे भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में असमर्थ थे। हालांकि गांधी जी ने हार नहीं मानी। वे अभी भी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के ही नेता बनने की उम्मीद रखते थे, किंतु जब वे हर बार हार गए तो उन्होंने मुसलमानों को असाधारण तरीकों से प्रोत्साहित करने की सोची और हर हार के बाद वे इसी तरह की कोशिश करते। स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और 1925 तक यह सभी के लिए स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार जीत गई थी, लेकिन मजे हुए जुआरी की तरह गांधी जी दाव पर दाव लगाते चले गए। वे उत्तर पश्चिमी सीमा सिंध को अलग करके उसे पृथक प्रांत बनाने के लिए सहमत हो गए। वे मुस्लिम लीग की एक के बाद एक अलोकतांत्रिक मांगे भी राष्ट्रीय संघर्ष में समर्थन पाने की व्यर्थ आशा में पूरी करते गए। इस समय तक अली भाइयों की पूंजी समाप्त हो चुकी थी और जिन्ना, जिन्होंने राजनीतिक वापसी की पूरी तैयारी कर ली थी, मजे लेने को तैयार बैठे थे। जैसी भी रियायत सरकार या कांग्रेस देती, मो जिन्ना उसे सहर्ष स्वीकारते और उससे अधिक की मांग करते। बंबई से सिंध को अलग करने और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के निर्माण के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों के सवाल उठाए। मो जिन्ना महासंघ के खिलाफ तब तक अड़िग रहे जब तक कि गांधी जी ने स्वयं कार्यमंडल के अध्यक्ष श्री मैकडोनाल्ड से यह नहीं पूछा कि श्रीमान जिन्ना को सामुदायिक पुरस्कार कौन प्रदान करेगा। इस तरह देश को विखंडित करने के बीज बोए गए। 1935 के सुधारों में सांप्रदायिक सिद्धांत अंतर्निहित थे। मो जिन्ना ने हर स्थिति का सबसे अधिक फायदा उठाया। भारतीय संघ, जो राष्ट्र के चरित्र को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, वास्तव में हार गया था। मो जिन्ना ने हर स्थिति का सबसे अधिक फायदा उठाया। भारतीय संघ, जो राष्ट्र के चरित्र को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, वास्तव में हार गया था। मो जिन्ना ने उस सद्भाव को सकारात्मकता से कभी नहीं लिया। कांग्रेस ने अपने दिखावेपूर्ण वादों और शब्दों तहत सामुदायिक पुरस्कार का समर्थन करना जारी रखा, जो वास्तव में पाखंड था। उन्होंने न स्वीकृत न समर्थन रणनीति अपनाई। 1939 से 44 के युद्ध के दौरान मो जिन्ना ने एक खुला रवैया अपनाया, एक निश्चित उदारवादी दृष्टिकोण और मुस्लिम अधिकार मिलते ही युद्ध का समर्थन करने का वादा किया। अप्रैल 1940 में युद्ध के 6 महीने बाद मो जिन्ना अपने विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग के साथ उपस्थित हुए। श्रीमान जिन्ना ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि भारत के हर कोने में बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते हैं। कुछ प्रांतों में हिंदुओं की बहुसंख्या और मुसलमानों की अल्पसंख्या हो सकती है, और इसके विपरीत कुछ प्रांतों में मुसलमान बहुसंख्यक और हिंदू अल्पसंख्यक, किंतु भारत में ऐसा कोई प्रांत नहीं था जिसमें हिंदुओं या मुसलमानों की नगण्य संख्या हो। जिन्ना ने यह नहीं सोचा कि यह विभाजन अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से असहाय बनाकर रख देगा। 66 ब्रिटिश सरकार को पाकिस्तान बनाने का विचार पसंद आया, क्योंकि इसके 2 फायदे थे। एक, यह कि युद्ध के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों को अलग थलग रखेगा और इस तरह सरकार को शर्मिंदा होने से बचा लेगा। मुसलमानों ने भी युद्ध में भाग लेने के सरकार के प्रयास का विरोध नहीं किया और कांग्रेस भी कभी तटस्थ रहती और कभी विरोध करती। दूसरी ओर, हिंदू सभा ने महसूस किया कि यह हमारे युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण का एक अवसर था, जो हमारे राष्ट्र के लिए नितांत आवश्यक था, लेकिन अंग्रेज जानबूझकर हमें उस प्रशिक्षण से दूर रखना चाहते थे। लेकिन इस युद्ध के कारण नौसेना और वायुसेना तथा महासभा ने हमारे हमवतन लोगों से हिंदुओं का सैनिकीकरण करने का आग्रह किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 5 लाख हिंदुओं ने युद्ध कला सीखी और आधुनिक युद्ध के यंत्रीकृत पहलुओं में महारत हासिल की। कांग्रेस में जो सरकारी लोग हैं, वे महासभा द्वारा अपनाई गई सावधानियों के सुखद फल भोगते हैं, क्योंकि कश्मीर में वे जिन सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें उन्होंने हैदराबाद में नियुक्त किया है, वे वहां युद्ध होते अगर महासभा के दूरदर्शी दृष्टिकोण वाले लोग न होते। 1942 में कांग्रेस ने आजादी के नाम पर भारत छोड़ो
आंदोलन शुरू किया। सभी प्रांतों के कांग्रेसियों ने हिंसक हमले किए। उत्तरी बिहार के प्रांत में शायद ही कोई रेलवे स्टेशन था जिसे कांग्रेस पार्टी के असहयोगियों द्वारा जलाया या नष्ट नहीं किया गया हो, लेकिन कांग्रेस के तमाम विरोध के बावजूद अप्रैल 1945 में जर्मन और अगस्त 1945 में जापानी हार गए। उसी वर्ष परमाणु बम ने जापानी प्रतिरोध को ध्वस्त कर दिया। उसके बावजूद अंग्रेजों ने जापान और जर्मनी को हरा दिया। 1942 का भारत छोड़ो ऐलान पूरी तरह से विफल हुआ। अंग्रेजों की जीत हुई थी और कांग्रेस के नेताओं ने उनके साथ समझौता करने का फैसला किया। वास्तव में बाद के वर्षों में कांग्रेस की नीतियों को किसी भी कीमत पर शांति और किसी भी कीमत पर कार्यालय में कांग्रेस सत्ता में के रूप में वर्णित किया जा सकता है। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने प्रतिज्ञा की, जिन्होंने गांधी जी को प्रभारी बनाया, और इसके बदले में गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने मो जिन्ना की हिंसा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उन्हें स्पष्ट रूप से भारत का 1/3 नस्लीय और धार्मिक राज्य दिया, और इस प्रक्रिया में 2 लाख लोग तबाह हो गए। पर नेहरू अब बार बार दावा करते हैं कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और उनकी कड़ी निंदा करती है, जो उन्हें याद दिलाते हैं कि अभी पिछले साल ही उन्होंने सांप्रदायिक और उलेमाओं द्वारा समर्थित देश के बनने की सहमति दी है। उनका कांग्रेसी बार बार मुखर होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थन की बात को इस वाक्य के समानांतर रखा जा सकता है कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा शिकायतें करती है। 67 भारत छोड़ो आंदोलन को भी छोड़ना पड़ा। भारत सरकार ब्रिटिश द्वारा कांग्रेस को सम्मेलन में बुलाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया था कि कांग्रेस युद्ध में जापान के खिलाफ ब्रिटेन का सहयोग करेगी और वायसराय लॉर्ड वेवेल को भारत सरकार के प्रमुख के रूप में स्वीकार करेगी। 68 यह खंड भारत के विभाजन की पीड़ा के इतिहास और गांधी जी की हत्या की त्रासदी को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। उपरोक्त बातों में से कोई भी बात इतिहास में दर्ज करने या याद दिलाने में न तो किसी और को और न ही मुझे खुशी देती है, लेकिन हिंदुस्तानियों और पूरी दुनिया को पिछले 30 सालों के उस इतिहास को जरूर जानना चाहिए जिसमें अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति और सांप्रदायिक एकता की गुमराह नीति ने भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महात्मा द्वारा धोखे का ऐसा कृत्य कर दिया गया जिससे हिंदू मुस्लिम एकता तो संपन्न नहीं हो पाई, बल्कि उसके विनाश का आधार अवश्य बन गया। 5 करोड़ भारतीय मुसलमान अब हमारे हमवतन नहीं थे। पश्चिमी पाकिस्तान के वस्तुतः गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को या तो सबसे क्रूर हत्याओं या जबरदस्ती उनकी उस भूमि से बेदखल कर दिया जो सदियों पहले से उनकी थी। पूर्वी पाकिस्तान में भी यही प्रक्रिया उग्र रूप से चल रही है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था, जिनमें से 40 लाख से कम मुसलमान नहीं थे। और जब मुझे पता चला कि इन भयानक परिणामों के बाद भी गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण की उसी नीति पर कायम है, तो मेरा खून खौल उठा और मेरी बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई। मैं गांधी जी के लिए ऊंची ध्वनि में कटु शब्दों का उपयोग करने का इरादा नहीं रखता और न ही उनकी नीति और तरीकों के लिए उनकी अस्वीकृति के तर्क के बारे में अपनी राय रखता हूं। वास्तव में गांधी जी अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के क्रियान्वयन में सफल रहे, जो अंग्रेज हमेशा से चाहते थे। उन्होंने देश को विभाजित करने में अंग्रेजों की मदद की और अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी का शासन समाप्त हो गया है।